नमस्ते जी। सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश की कि जब से प्रतिरोध की आवाज़ मुखर हुई है, जब से लोग उतरे हैं गलत चीज़ों का विरोध करने के लिए, तब से आप ये देखिए कि नई नई जटिलताएं सामने आ रही हैं और हमारे सामने चुनौती हो गया है उनका सामना करना। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अपराध कितने विकृत रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, कितने विभत्स हो चुके हैं। तो इन सब पर अगर हम एक साथ बात करेंगे जी 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 सुनीता जी, अगर इन सब पर बात करेंगे तो बहुत समय चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज की जो सबसे बड़ी विडंबना है वो है असमानता। और असमानता दो तरफ से हमारे ऊपर हमारे देश को निगल रही है, हमारी व्यवस्था को निगल रही है। और वो है एक तरफ जो रूढ़ियाँ हैं पुरानी, जो रिवाज हैं जो घातक हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरफ से हमला करते हैं और दूसरी तरफ से पूंजीवाद। इन दोनों से असमानता आई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो रूढ़ियाँ हैं उनसे स्त्री प्रभावित हुई है। वो असमानता स्त्री और पुरुष के बीच में वो सिर्फ और सिर्फ रूढ़ियों से आई है। मैं धन्यवाद देती हूँ सोनी। और जहाँ भी मुझे लगे मेरी बात से कोई असहमत हो तो मुझे ज़रूर बता दे। और अगर कोई समाधान या कुछ और उपाय मुझे आप लोगों को कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि मैं यहाँ से साझा करूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि हम स्त्रियाँ हैं और आत्मानुभूति से हर कथन शुरू होता है। तो हमारी जो स्त्री की पीड़ा है, जो रूढ़ियों से आई है, जिसने स्त्री और पुरुष के बीच में एक असमानता की स्थिति पैदा की है, वो उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी संक्षेप में और अपनी रचनाओं के ज़रिए। और आप ये देखिए कि ये जो रूढ़ियाँ हैं, इनसे हर उम्र की स्त्री प्रभावित है, चाहे वो हर उम्र की स्त्री प्रभावित है, चाहे वो 4 साल की हो और चाहे वो 40 साल की हो, चाहे वो 20 साल की हो। तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस कॉल की वजह से हुआ। तो इन रूढ़ियों की वजह से हमारे स्त्री के वर्ग में हर उम्र की स्त्रियां प्रभावित हैं। और एक और विडंबना है जो कि इतनी बड़ी है कि शायद हम उस पर बात करने के लिए तो एक युग कम होगा। वो है जो आप आजकल देख रहे हैं, एक अपराध का विभत्स तरीका, जिसमें कि बलात्कार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। आप ये देखिए कि जो कभी हमारे कल्पना में भी नहीं था, वो आखिर कहाँ से लोगों की कल्पना में आया। और कल्पना में ही नहीं आया, वो उसको प्रयोग में ले आए। बहुत बड़ी विडंबना है ये। तो एक जो हमारी बच्चियों के साथ दरिंदगी है, उस पर मैं बाद में बात करूँगी। और क्या तो बात करेंगे, उसके बारे में इतने व्यथित हैं। मैं स्त्री के जीवन पर बात सबसे पहले शुरू करती हूँ। आप ये देखिए कि स्त्री अपनी पहचान के लिए, एक आम स्त्री, हालांकि समय बदल चुका, कुछ प्रतिशत स्त्रियां अपनी पहचान बनाने में सामने हैं, जैसे कि आप लोग मेरे सामने हैं, या जैसे कि मैं हूँ, या और कहीं ऊपर तक हैं, हवाई जहाज़ तक स्त्रियां उड़ा रही हैं। लेकिन बहुत कम प्रतिशत है वो। अभी हम घरों तक नहीं पहुँचे कि कितनी प्रतिशत स्त्रियां घरों में अपनी पहचान बनाने के लिए जूझ रही हैं या घुटन में जी रही हैं। तो
उन स्त्रियों की तरफ से मैं एक बात कहूँगी अपनी रचना में जो बाहर नहीं निकल पाईं। 4 पंक्तियों में मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से, खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। मुझको छुपा के रखा सूरज की हर किरण से, खतरा मुझे बताया तारों भरे गगन से। भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना, भारी पड़ा है मुझको महफूज रह के जीना। मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के वज़न से, मेरे हर्फ दब गए हैं मेरी जिल्द के वज़न से। तो ये एक पुस्तक के माध्यम से एक जो घर में स्त्री रहती है, जो जिल्द के भीतर है, उसके हर्फ नहीं पहुंच पाते कहीं तक। हाँ, नमस्ते निरुपमा, बहुत अच्छा लगा तुम आई। और अब इसी दर्द को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गीत आपके सामने रखूँगी जो एक सीधे मतलब एक घरेलू स्त्री की तरफ से ये गीत आया है। ऊबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें। ऊबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। ऊबे दिन बासी रातों से कैसे नई कहानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। एक झरोखे दिन उगता है, एक झरोखे ढल जाता है। वही धूप का टुकड़ा दिन भर रेंग रेंग कर बहलाता है। एक झरोखे दिन उगता है, एक झरोखे ढल जाता है। वही धूप का टुकड़ा दिन भर रेंग रेंग कर बहलाता है। गड़े हुए खूंटे से बंधकर कैसे भला रवानी लिख दें। गड़े हुए खूंटे से बंधकर कैसे भला रवानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। शुक्रिया अर्चना अनुप्रिया जी। दूसरा अंतरा। इधर रेंगना बिल के भीतर उधर परिंदों के जलसे हैं। यहाँ सभी उपदेश नसीहत सपने सब उस पार बसे हैं। इधर रेंगना बिल के भीतर उधर परिंदों के जलसे हैं। यहाँ सभी उपदेश नसीहत सपने सब उस पार बसे हैं। नहीं सफ़र में पेड़ परिंदे कैसे राह सुहानी लिख दें। नहीं सफ़र में पेड़ परिंदे कैसे राह सुहानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है तुम कहते हो पानी लिख दें। इसका अंतिम अंतरा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सुन रहे हैं। कहीं बांध ने नदियाँ रोकी। आप देखिए कि किस तरह उसको कहाँ कहाँ रोका जाता है। कहीं बांध ने नदियाँ रोकी, कहीं पंख पिंजरे में घायल। कहीं हवा झिर्री में अटकी, कहीं हिरन पहरे में पागल। कहीं बांध ने नदियाँ रोकी, कहीं पंख पिंजरे में घायल।
कहीं हवा झिर्री में अटकी, कहीं हिरन पहरे में पागल। शब्द शब्द पर पहरेदारी, कैसे साफ बयानी लिख दें। शब्द शब्द पर पहरेदारी, कैसे साफ बयानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है, तुम कहते हो पानी लिख दें। ऊबे दिन बासी रातों से, कैसे नई कहानी लिख दें। पाँव तले पिघला लावा है, तुम कहते हो पानी लिख दें। तुम कहते हो पानी लिख दें। उसकी वजह से जो रूढ़ियों की वजह से असमानता आई, उसका जो दर्द है स्त्री का, वो आप तक पहुंचा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी वंदना जी, आभार आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये आप तक दर्द पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं जब स्त्री आगे बढ़ी है तो वो समाधान की तरफ जा रही है धीरे धीरे। तो उस समाधान की ओर आपको ले जाते हुए और गलत चीज़ों का विरोध जो बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष से कोई प्रतिद्वंदिता है या उससे कोई हमारा टक्कर है, टकराव नहीं है, लेकिन गलत चीज़ का विरोध है। और बहुत सारे पुरुष जो कहीं ना कहीं स्त्री की प्रगति में सहायक भी रहे हैं और उन्होंने भी स्त्री को मुक्त करने की लड़ाई लड़ी है, उन सब का आभार प्रकट करते हुए मैं उन गलत चीज़ों का विरोध फिर दोबारा से ये इसी बात पर जोर दूंगी कि गलत नीतियों का, गलत रिवाजों का और पुरुष की गलत मंशा का विरोध करते हुए मैं एक रचना आपके सामने रखना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है क्या हुक्म मेरे आका। और ध्यान दीजिए कि ये एक समाधान की तरफ एक कदम है, ना कि एक दुश्मनी या एक झगड़ा या पितृसत्ता से कोई बैर, ऐसा नहीं है। रचना आपके सामने जी। आपके सामने क्या हुक्म मेरे आका। ज्योत्सना जी स्वागत है। निर्मला जैन जी स्वागत है। क्या हुक्म मेरे आका, ये कविता का शीर्षक, कविता आपके सामने। स्त्री जिसे तुम बोतल का जिन्न समझते थे और जिसे बंद हो जाना चाहिए था, वापस उसी बोतल में तुम्हारे हुक्म की तामील के बाद। स्त्री जिसे तुम बोतल का जिन्न समझते थे और जिसे बंद हो जाना चाहिए था, वापस उसी बोतल में तुम्हारे हुक्म की तामील के बाद। दरअसल इन दिनों वही स्त्री चावल में कंकर बीनते समय चुन चुन कर फेंकने लगी है अपने सपनों में आने वाले अवरोध भी। गैस पर रखे दूध को खौलाते समय इन दिनों खौलने लगा है उसका लहू भी। दरअसल वही स्त्री इन दिनों चावल में कंकर बीनते समय चुन चुन कर फेंकने लगी है अपने सपनों में आने वाले अवरोध भी। गैस पर रखे दूध को खौलाते समय आजकल खौलने लगा है उसका लहू भी। कुकर की सीटी
उसे खेल के मैदान में बजाई गई रेफरी की विसिल लगने लगी है। कुकर की सीटी उसे रेफरी के मैदान में बजाई गई, उसे खेल के मैदान में बजाई गई रेफरी की विसिल लगने लगी है। अब वो जल्द ही शुरू करेगी अपनी दूसरी पारी। अब वो जल्द ही शुरू करेगी अपनी दूसरी पारी भूल सुधार के साथ। भूल सुधार देखिए, अब वो जल्द ही शुरू करेगी अपनी दूसरी पारी भूल सुधार के साथ। तोड़ देगी तुम्हारी बोतल को बाहर आते ही तुम्हारी हुक्म उदूली के बाद। तोड़ देगी तुम्हारी बोतल को बाहर आते ही तुम्हारी हुक्म उदूली के बाद। तुम्हारी तानाशाही के लिए ये बुरा समय है। तुम्हारी तानाशाही के लिए ये बुरा समय है। तुम्हारी हुकूमत के किले का टूटना तय है। झुकने लगी है तुम्हारी तानाशाही की पताका। झुकने लगी है तुम्हारी हुकूमत की पताका। अब शायद तुम कभी नहीं सुन पाओ क्या हुक्म मेरे आका। अब शायद तुम कभी नहीं सुन पाओ क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये कविता आप तक पहुँची। और इसमें कहीं मुझे बार बार कहना इसलिए पड़ रहा है कि ये सिर्फ गलत नीतियों का विरोध है, ये कहीं ना कहीं तानाशाही का विरोध है। ये व्यक्तिगत या किसी समस्त पुरुष जाति के लिए कोई इसमें पूर्वाग्रह नहीं है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँची। अब हम चाहते हैं कि हम थोड़ा आगे बढ़ें और स्त्री से आगे बढ़ें, और जो हमारी और असमानताएं हैं। अंजू, नमस्ते। बहुत प्यारी बहन छोटी, उम्मीद है कि मेरी बात पहुंची होगी, और उम्मीद भी ये भी है कि तुम रुकोगी मेरे साथ। जो हमारी बाकी असमानताएं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक असमानता हमारी रूढ़ियों से आई है समाज में, पुरानी खराब रूढ़ियों से, और दूसरी असमानता पूंजीवाद से आई है। रूढ़िवाद से जो असमानता आई उससे सिर्फ स्त्री प्रभावित थी, लेकिन पूंजीवाद से जो असमानता आई है उससे तो आप समझ लीजिए कि स्त्री पुरुष सब प्रभावित हैं। और एक बहुत लंबी दरार गरीब, निर्धन और धनवान के बीच में जो आई है, वो असमानता कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए। अब मुझे ये नहीं पता कि हम समाधान में कितने समाधान तक जा पाएंगे, लेकिन अपना दर्द तो मैं आप लोगों को कहने आई हूँ। उन असमानताओं में आप ये कह सकते हैं कि जैसे बाल श्रम है, जो बाल श्रम है कहीं ना कहीं हम उसको समाज का एक समाज का रोग मानते हैं, और वो ऊपरी तौर पर समाज का रोग ही लगता है, लेकिन उसकी जड़ सिर्फ पूंजीवाद में है। तो कहीं ना कहीं जब हम बाल श्रम के खिलाफ खड़े होते हैं, जब हम किसान के खिलाफ खड़े होते हैं, या जब हम मजदूर के खिलाफ खड़े होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक हद तक समाधान देता है, और उसको सामाजिक मुद्दा जब बनाते हैं तब। लेकिन वो क्या है, वो दरअसल सिर्फ आप टहनियाँ काटते हैं, उसकी जड़ पर हम प्रहार नहीं करते। और टहनी काटने से भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, अब हमने बाल श्रम के लिए काम किया तो हमने बहुत सारे बच्चे मुक्त करा दिए, किसानों को उनके हक दे दिए, तो वो ऊपरी तौर पर आपको लगेगा समाधान हो रहा है, लेकिन फिर मैं कहूँगी कि जड़ उसकी कैपिटलिज्म है।
और वो कैसे दूर होगा वो तो हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी चिंता, हमारी परेशानियां, हमारी समस्या अभी बढ़ रही है। और मैं अपना दर्द ही कह सकती हूँ, और तो मैं क्या बताऊँगी इसमें। सबसे पहले मैं एक, जब हम सफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कहीं ढाबे पे खाना खाएंगे, और हम देखते हैं कि हर ढाबे पे आपको एक छोटू मिलेगा, बहुत छोटा सा, दौड़ दौड़ के खाना खिलाता हुआ, और शायद सबको मिला होगा वो छोटू। और वो कहीं ना कहीं मैं फिर कहूँगी वो हमारे समाज की देन है, ये हमारा भ्रम है, वो पूंजीवाद की देन है। तो मैं आपके सामने छोटू को लेकर आती हूँ बहुत ही सरल भाषा में, एक गीत के रूप में। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं नाम शायद पढ़ने में नहीं आ रहा मुझे, अदूरती जी। मुझे खुशी है कि आप सहमत हैं और आप तक मेरी बात पहुंची। तो समझ लीजिए आप कहीं रास्ते में गाड़ी रोककर खाना खाते हैं और आपके सामने छोटू है। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। अंतरा देखें, ये सपाट गीत है, इसमें कुछ ऐसा नहीं कि बिंब है, आपको बस दृश्य चित्रण है। हाँ रूपा प्यारी बहन, बने रहो सब लोग मेरे साथ। तो छोटू के साथ हम लोग ढाबे में इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। मालिक की अंगारा आँखें सिहरन भरे बदन में, जो चाबुक से अश्व दौड़ता सरपट भरी थकन में। मालिक की अंगारा आँखें सिहरन भरे बदन में, जो चाबुक से अश्व दौड़ता सरपट भरी थकन में। भट्टी पर पकते व्यंजन की गर्मी से सीने में उठती ठंडी सी उच्छ्वास। भट्टी पर पकते व्यंजन की गर्मी से सीने में उठती ठंडी सी उच्छ्वास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। अगला अंतरा इसका। आओ भगत में तन्मय रहता झाड़न पटक पटक कर। आओ भगत में तन्मय रहता झाड़न पटक पटक कर। दिन भर अपनी नींद भगाता पलकें झपक झपक कर। आओ भगत में तन्मय रहता झाड़न पटक पटक कर। दिन भर अपनी नींद भगाता पलकें झपक झपक कर। उत्सव जैसी चहल पहल में हंसी ठहाको बीच लिया है बचपन ने संन्यास। उत्सव जैसी चहल पहल में हंसी ठहाको बीच लिया है बचपन ने संन्यास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती दो रोटी की आस। अगला अंतरा। जूठी थाली मांझ मांझ कर अपना बिंब निहारे। दर्द देह का भूल अभागा तोड़े रोज सितारे। जूठी थाली मांझ मांझ कर अपना बिंब निहारे। देह दर्द का भूल अभागा तोड़े रोज सितारे। खुलते ढक्कन की खुशबू से आंतों की ऐंठन करती है संयम का अभ्यास। खुलते ढक्कन की खुशबू से आंतों की ऐंठन करती है संयम का अभ्यास। इस टेबल से उस टेबल तक
पकवानों के बीच दौड़ती 2 रोटी की आस। अंतिम अंतरा है इसका। 3 फुटे छोटू के भीतर 6 फुट जिम्मेदारी। हाँ रूपा, शुक्रगुजार हूँ मैं कि वो राजेश जोशी जी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, सचमुच कहीं ना कहीं वो जुड़ती है। 3 फुटे छोटू के भीतर 6 फुट जिम्मेदारी। माँ बाबूजी और बहन हैं खटने की लाचारी। 3 फुटे छोटू के भीतर 6 फुट जिम्मेदारी। माँ बाबूजी और बहन हैं खटने की लाचारी। सूखे होठ पनीली आँखें चेहरे का भूगोल बताता कर्जे का इतिहास। ध्यान दीजिएगा कि सूखे होठ पनीली आँखें चेहरे का भूगोल बताता कर्जे का इतिहास। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती 2 रोटी की आस। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती 2 रोटी की आस। इस टेबल से उस टेबल तक पकवानों के बीच दौड़ती 2 रोटी की आस। बहुत बहुत शुक्रगुजार कि ये दर्द जो कहना चाहा था आप तक पहुंचा। सॉरी, थोड़ा सा मोबाइल हिल गया था, ये आप तक पहुंचा। जी भूपेंद्र सर, आप आए और आपने गीत सुना और शायद मेरी बातचीत भी सुनी। कहीं असहमति होगी तो ज़रूर दर्ज करिएगा। मुझे खुशी होगी कि आप अपनी बात भी कहें। मैं फिर पूंजीवाद पर ही आऊँगी कि जितना भी दर्द आपको दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हमारा एक सामाजिक एक नागरिक होने के नाते एक दायित्व है कि हम उस ढांचे को ठीक करें, और कहीं ना कहीं हम समाज सेवा के नाम पर इसको ठीक करते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसकी जड़ में एक पूंजीवाद का राक्षस है। आप टहनी काटते हैं, टहनी फिर निकल आती हैं। सबसे बड़ी बात जो ये शब्द है पूंजीवाद, आप ये देखिए ये कितना अमानवीय शब्द ही अपने आप में कितना अमानवीय है कि पूंजीवाद यानी कि मानव के लिए पूंजी नहीं है, पूंजी के लिए मानव है। और यही फिर ह्यूमन रिसोर्स में शब्द आया, और यहीं से फिर एक इंसान को एक मशीन की तरह से आप काम लेने लगे, और कैपिटलिज्म अपने बरगद की तरह बढ़ता गया। तो ये कैसे जाएगा, ये तो इसके लिए तो सच में एक बहुत गहराई से इसकी जड़ें खोदने की ज़रूरत है। लेकिन हम अपना काम करेंगे, हम अपनी बात कहेंगे। हाँ जी, अब तो वृद्ध पूंजीवाद हो गया, क्योंकि बहुत पहले से चल रहा है, कई सौ साल से धीरे धीरे। अब मुझे लग रहा है मैं एक बहुत तकलीफ़ दे एक हिस्सा है जो मैंने अभी जिक्र किया था कि ये जो दरिंदगी हो रही है लड़कियों के साथ, बच्चों के, छोटी बच्चियों के साथ और बड़ी औरतों के साथ, मतलब ये कहाँ से आया? ये तो कहीं पहले हमारे संस्कारों में, हमारे इतिहास में ये सब कहाँ था? ये इतने विभत्स, इतने विकृत विचार और इतना कि हत्या तक पहुँच जाए, और वो भी क्रूरतम हत्याएं, तो ये कहाँ से आया? और इसको कैसे ठीक करेंगे? मान लीजिए हम और आपकी पीढ़ी ने अपना काम कर लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो वहाँ जब हम नज़र डालते हैं अपनी, तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मुझे नहीं पता कितने लोग सहमत होंगे, कि ये दरिंदगी मेरे अनुसार सिर्फ़ और सिर्फ जब अंतर्जाल हमारा मुक्त होकर पूरे देश में फैला,
जिसको हम ग्लोबलाइजेशन कहने लगे धीरे धीरे। लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए क्या क्या चीज़ें आ गई और कितने विकृत दिमाग हो गए कि मुझे लग रहा है कि शायद सबसे पहले अगर हमने इस पर रोक ना लगाई तो कहीं ना कहीं ये जो उत्तेजना है, जो वीडियो, इंटरनेट, व्हाट्सएप, पता नहीं कितने ज़रिए हैं जिनके, और अब तो वेब सीरीज़ आ गई, इनके ज़रिए जो उत्तेजना महसूस होती है पुरुष वर्ग को, तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। सॉफ्ट टारगेट कहाँ मिलेंगे उसको? सड़क पे चलते हुए गरीबों के बच्चे, गरीब लड़कियाँ। तो जड़ वही है कि आपको पहले कहीं ना कहीं जो प्रदूषण हमारे दिमाग में अंतर्जाल के ज़रिए आ रहा है उसे रोकना पड़ेगा। नहीं तो ये सबसे बड़े दुख की बात है कि ये, हाँ, आदरणीय बाल श्रम भी, जो बाल श्रम वहाँ भी सुरक्षित नहीं है कुछ भी। सबसे बड़ी बात ये है कि इनका वो सोर्स भी रोका जाए और कहीं ना कहीं मानसिक बदलाव के लिए कार्य किया जाए। वो चाहे जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं वहाँ से लड़कों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए जहाँ नैतिक रूप से उनके दिमाग में ये अपराध कभी ना पनप पाए। ये तो छोटे बच्चों की बात हुई, लेकिन जो बड़े जवान बच्चे हैं उनका परिवर्तन कैसे हो? क्या करें कि जिस तरह से सुरक्षा हमारी स्त्रियों की हो, हमारी जवान लड़कियों की, हमारी किशोर लड़कियों की। तो वहाँ बड़ा असहाय पाते हैं खुद को। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक ये हो गया कि बलात्कार के मुद्दे सामाजिक मुद्दे रह ही नहीं गए, ये राजनीतिक मुद्दे हो गए। एक नागरिक जो समाज सुधारना चाहता है वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा जहाँ दंगे और प्लानिंग और बारूद, गोलियाँ सिर्फ प्रदर्शन के लिए वहाँ पर आने लगे। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि ये एक सामाजिक, एक नागरिक के हाथों में रह ही नहीं गया कुछ भी। इसमें बहुत दर्दनाक स्थिति है ये। खैर, मतलब हम दुखी भी हो सकते हैं और हम जितना संभव होगा आप सबसे अपील ही है कि कहीं ना कहीं अपनी बच्चियों की रक्षा फ़िलहाल तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए है सामने। इस मुद्दे पर मैं क्या तो कहूँगी कि मैं क्या लिख सकती हूँ इस मुद्दे पर, लेकिन हाँ, एक रचना मैंने लिखी थी, वो मैं आप तक उसका दर्द ही पहुँचाऊँगी। समाधान तो मुझे लग रहा है सबके दिलों में कहीं ना कहीं निकलेगा, तो उठेगा, तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा मुकाम तक। मैं एक रचना आपके सामने है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने उसको सुना भी होगा। उन बच्चियों के लिए मैं कैसे कहूँ, समर्पित कहते तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी, इस कविता की शुरुआत या इस कहानी का जन्म वहीं से हुआ, उसी दर्द से, उसी तकलीफ़ से, उन्हीं दृश्यों से जो दिखाई देते हैं। रचना आपके सामने, इसका शीर्षक है आर्तनाद। जाने क्या हुआ बीती रात कि मछलियां जल से बाहर निकल आईं। हवा ने सांसों का बहिष्कार कर दिया, जहर से नीला पड़ गया समूचा आसमान। मिट्टी ने अपने बांझ होने की दुआ मांगी और आग चुल्लू भर पानी में डूब मरी। जाने क्या हुआ बीती रात कि मछलियां जल से बाहर निकल आईं। हवा ने सांसों का बहिष्कार कर दिया, जहर से नीला पड़ गया समूचा आसमान। मिट्टी ने अपने बांझ होने की दुआ मांगी और आग चुल्लू भर पानी में डूब मरी।
जिंदगी ने अपना ली मुर्दगी अकस्मात, ऐसा क्या हुआ रातों रात। जिंदगी ने अपना ली मुर्दगी अकस्मात, ऐसा क्या हुआ रातों रात। अब देखिए क्या हुआ। मानस गंध सूंघते हुए रात भर भेड़िए गश्त करते रहे और दहशत के डैनों पर उड़ते रहे गिद्ध जिंदा गोश्त की तलाश में। मानस गंध सूंघते हुए रात भर भेड़िए गश्त करते रहे और दहशत के डैनों पर उड़ते रहे गिद्ध जिंदा गोश्त की तलाश में। चिड़िया सुबह तक घोंसले में वापस नहीं लौटी और अंधेरे ने नहीं दर्ज होने दी कोई प्राथमिकी। चिड़िया सुबह तक घोंसले में वापस नहीं लौटी और अंधेरे ने नहीं दर्ज होने दी कहीं कोई प्राथमिकी। फिक्र के कंधे पर टंगा इंतज़ार का झोला बहुत भारी हो गया और संयम लड़खड़ा कर गिर गया। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे, मगर किसी ने नहीं सुना पृथ्वी का आर्तनाद। यूं तो जल, वायु, अग्नि, आकाश सभी मौजूद थे, मगर किसी ने नहीं सुना पृथ्वी का आर्तनाद। जाने क्या हुआ होगा बीती रात, जाने क्या हुआ होगा बीती रात। भोर का सूरज लहू में नहा कर निकला, पेड़ की पलकों पर अभी तक आंसू थे। हवा बिखरे हुए पंख बुहारने लगी और परिंदे मरसिया पढ़ने के लिए जमीन पर उतर आए। भोर का सूरज लहू में नहाकर निकला, पेड़ की पलकों पर अभी तक आंसू थे। हवा बिखरे हुए पंख बुहारने लगी, परिंदे मरसिया पढ़ने के लिए पेड़ से नीचे उतर आए और सुबह धरती के आंगन में मातम पुरसी के लिए बैठ गई। और सुबह मातम पुरसी के लिए धरती के आंगन में बैठ गई, मगर धूप के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। मगर धूप के कुर्ते में शान से घूमता रहा अपराध। सचमुच खतरे में है रात, सचमुच खतरे में है रात, सचमुच खतरे में है रात। तो ये कैसे कहूँ कि ये कविता आपने कितनी महसूस की होगी, कैसी पहुँची होगी, क्या मैं कह पाई होंगी मुझे पता नहीं। लेकिन मैंने इसको जिया है बिल्कुल लिखते समय। ये हमारे शायद हमारी सामाजिक विसंगतियों की शायद सबसे बड़ी विसंगति है जो मैंने आपके सामने रखी है। और ये तो ऐसी है कि आज शायद 1-2 दिन बीतेगा, फिर कोई खबर आ जाएगी, फिर 2 दिन बीतेगा, फिर कोई खबर आ जाएगी। तो हम कहीं कहीं इसमें कुछ इसको रोक ही नहीं पा रहे, इसमें ब्रेक ही नहीं लगा पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित रहें बस। अब समय थोड़ा बचा है मेरे पास।
दो एक रचनाएं और हैं। और जब भी अपनी बात कहूँगी विसंगतियों की, तो उनमें कहीं किसान भी मेरे सामने आकर खड़े होते हैं, जिनको कि पिछले 70 सालों में भी और इधर भी अभी हाल ही में भी हम नहीं देख रहे कि उनके लिए कोई किसी तरह की योजना है। हम देख रहे हैं कि वो भी पूंजीवाद की भेंट चढ़ रहे हैं, और कहाँ रोकेंगे, किधर रोकेंगे, नहीं समझ में आता। कैसे इस सब पर कहीं विराम लगेगा। अब सबके लिए तो रचनाएं अगर मैंने लिखी भी है तो शायद अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि एक आध गीत आपके, एक गीत और एक मुक्त कविता मैं असमानता पर, सामाजिक असमानता पर आपके सामने रखूँगी। ये आप देखिएगा कि किस तरह से बंटवारे हुए हैं, व्यवस्था ने जो किए हैं। घाव दर्द मुस्कान ठहाके मिले यहाँ पर बिना नियम के, कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। घाव दर्द मुस्कान ठहाके मिले यहाँ पर बिना नियम के, कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। अब देखिए असमानता। कहीं अमीरी के बक्से में सोना सोना ख्वाब धरे हैं, कहीं फटी किस्मत का पल्लू सिक्का सिक्का स्वप्न गिरे। कहीं अमीरी के बक्से में सोना सोना ख्वाब धरे हैं, कहीं फटी किस्मत का पल्लू सिक्का सिक्का स्वप्न गिरे हैं। जहाँ किश्त पर नींद मिली हो वहीं फिक्र के डाकू धमके, जहाँ किश्त पर नींद मिली हो वहीं फिक्र के डाकू धमके। ये कैसी तकसीम सुखों की, ये कैसे बंटवारे गम के। ये कैसी तकसीम सुखों की, ये कैसे बंटवारे गम के। अगला अंतरा देखें कि कहीं कुतर्कों से आज़ादी रोज़ नई परिभाषा लाती। कहीं स्वच्छंदता है कि कहीं कुतर्कों से आज़ादी रोज़ नई परिभाषा लाती। कहीं रिवाजों के बक्से में चिड़िया पंख लिए मर जाती। कहीं कुतर्कों से आज़ादी रोज़ नई परिभाषा लाती। कहीं रिवाजों के पिंजरे में चिड़िया पंख लिए मर जाती। जहाँ भूख से आंत ऐंठती वहीं पहाड़े हैं संयम के। जहाँ भूख से आंत ऐंठती वहीं पहाड़े हैं संयम के। कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। अंतिम अंतरा इसका। जहाँ लबालब नदियाँ बहती वहीं बरसते बादल आकर। जहाँ लबालब नदियाँ बहती वहीं बरसते बादल आकर। जहाँ धरा की सूखी छाती धूप बैठती पाँव जमाकर। जहाँ लबालब नदियाँ बहती वहीं बरसते बादल आकर।
जहाँ धरा की सूखी छाती धूप बैठती पाँव जमा कर, जहाँ रेत में प्यास लगी हो वहीं भरम का पानी चमके। मृग तृष्णा। जहाँ रेत में प्यास लगी हो वहीं भरम का पानी चमके। कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। घाव दर्द मुस्कान ठहाके मिले धरा पर बिना नियम के। कैसी ये तकसीम सुखों की, कैसे ये बंटवारे गम के। बहुत बहुत शुक्रिया कि ये रचना आप तक पहुंची। और इसके बाद एक इसी असमानता पर घूम फिर कर जब भी समस्याओं की बात आती है या जब भी विसंगतियों की बात आती है तो असमानता है, ऊंचा नीचा, पहाड़ खाइयाँ, कहीं समतल ज़मीन। इस पूंजीवाद की वजह से कहीं समतल ज़मीन बची ही नहीं है, कहीं शिखर है और कहीं खाई है। और हम एक लेखक अपनी कलम से उसको पाटने की कोशिश में है। एक मुक्त कविता है, अनुपात। ध्यान दीजिएगा। थाली में बहुत कम थी रोटियां, थाली में बहुत कम थी रोटियां और पेट में चूहे बहुत सारे। थाली में बहुत कम थी रोटियां और पेट में चूहे बहुत सारे। आँखों के काउंटर पर बहुत थोड़े थे आंसू और दर्द की कतार बहुत लंबी। आँखों के काउंटर पर बहुत थोड़े थे आंसू और दर्द की कतार बहुत लंबी। सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान। सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान और हकीकत बालिश्त भर रुमाल के बराबर। सैकड़ों मीटर लंबा था स्त्री के सपनों का थान और हकीकत बालिश्त भर रुमाल के बराबर। बहुत ज़रा सा था नन्ही हथेली के चुल्लू का पानी। बहुत ज़रा सा था नन्ही हथेली के चुल्लू का पानी और बड़े लोगों के गुनाह विशालकाय। 1000 कोस दूर थे मजदूरों के गांव। 1000 कोस दूर थे मजदूरों के गांव और पाँव केवल 2, ना 2 पहिया ना 4 पहिया। 1000 कोस दूर थे मजदूरों के गांव और पाँव केवल 2। बहुत गलत अनुपात में हुआ था धरती पर वितरण। बहुत गलत अनुपात में हुआ था धरती पर वितरण। कितना कमज़ोर था राजा का गणित, कितना कमज़ोर था राजा का गणित, कितना कमज़ोर था राजा का गणित। बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं ये कविता असमानता पर एक अनुपात के नाम से ये आप तक गई। और अब मैं अपने अंतिम पड़ाव पर हूँ। इस पूरी व्यवस्था का विरोध करते हुए, इस पूरे सिस्टम का विरोध करते हुए मैं एक किरदार की तरह से इस नाटक का विरोध करती हूँ जो आपके सामने एक गीत के रूप में।
आप हम सभी किरदार हैं, उसी वही किरदार हैं जो मैं हूँ, और हम सब उस व्यवस्था का विरोध करने के लिए हैं जहाँ इस असमानता से कहीं पहाड़ हैं और कहीं खाई हैं और कहीं समतल ज़मीन हमारे सामने नहीं है। उस व्यवस्था का विरोध आपके सामने। नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। तुमने मुझे केंद्र में रखकर जितने भी किरदार लिखे हैं, सबकी आँखों में प्रताड़ना, अहंकार, उपहास दिखे हैं। तुमने मुझे केंद्र में रखकर जितने भी किरदार लिखे हैं, सबकी आँखों में प्रताड़ना, अहंकार, उपहास दिखे हैं। सभी गिराने को आतुर हैं, नहीं एक भी है उद्धारक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। सभी गिराने को आतुर हैं, नहीं एक भी है उद्धारक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। अगला अंतरा है इसका। पृष्ठभूमि में रंग भरो कुछ, या थोड़ा उजियार बढ़ाओ, या मेरे संवाद बदल दो, या फिर नए पात्र कुछ लाओ। पृष्ठभूमि में रंग भरो कुछ, या थोड़ा उजियार बढ़ाओ, या मेरे संवाद बदल दो, या फिर नए पात्र कुछ लाओ। लिखा नहीं है तुमने अब तक शब्द एक भी दर्द निवारक। लिखा नहीं है तुमने अब तक शब्द एक भी दर्द निवारक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। अंतिम अंतरा है इसका। कभी बताओ मेरी खातिर क्या तुमने बदलाव किए हैं। कभी बताओ मेरी खातिर क्या तुमने बदलाव किए हैं, या फिर अपनी कलम चुभाकर केवल मुझ पर घाव किए हैं। कभी बताओ मेरी खातिर क्या तुमने बदलाव किए हैं, या फिर अपनी कलम चुभाकर केवल मुझ पर घाव किए हैं। सत्य कहूँ तो इस जीवन के सिर्फ तुम ही असली खलनायक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। सत्य कहूँ तो इस जीवन के सिर्फ तुम ही असली खलनायक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। नहीं खेलना अब ये नाटक, हे निर्देशक, पर्दा डालो। हे निर्देशक, पर्दा डालो। हे निर्देशक, पर्दा डालो। तो मुझे लग रहा है कि ये सत्र समय पूरा हुआ, और मैं अपनी 4 पंक्तियों से, ताकि ये जंग हमारी जारी रहे, पूंजीवाद के खिलाफ भी और स्त्री को हक दिलाने के खिलाफ भी, मैं 4 पंक्तियों से इसको यहीं समाप्त करती हूँ अपने काव्य पाठ को। इस पृष्ठ का पूरा हृदय से आभार प्रकट करते हुए वंदना वाजपेयी जी का और वंदना गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार। 4 पंक्ति आपके सामने। जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है।
जुल्म के पर्वतों से बचानी तो है, ये नदी तिश्नगी तक बहानी तो है। और एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, आज दरिया में फिर से रवानी तो है। एक सैलाब ने बांध तोड़ा तो क्या, आज दरिया में फिर से रवानी तो है। तो ये रवानी हमारी जंग की, प्रतिरोध की और न्याय दिलाने की ये रवानी बनी रहे। आप सब लोग साथ रहें। मैं इस काव्य पाठ को और अपनी बात जो भी कही है इसको यहीं समाप्त करती हूँ। जो लोग उपस्थित रहे उनका भी आभार, जो बाद में सुनेंगे उनका अभी से आभार, और इस पृष्ठ का आभार। वंदना जी को बहुत बहुत शुक्रिया उनका।